हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विंकल लर्निंग क्लासेस में। 67वें बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा से डीपीओ जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं और इसे रेटेड फैक्ट को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आज का टॉपिक है अस्थल मंडल। लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी भूगर्भिक ताप, ज्वालामुखी क्रिया, चट्टानों के घनत्व, भूकंपीय तरंगों के आधार पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पूरा पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दबाव बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। पृथ्वी की परतें देखें तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं। तो पहला सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा है नीफे। तो हम लोग पहले सियाल के बारे में देखें तो यह पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता है और इस परत को चट्टानें अम्लीय होती है। नेक्स्ट है सीमा, यह पृथ्वी की दूसरी परत है जिसमें सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की अधिकता है। यहाँ क्षारीय चट्टानों की अधिकता है जिसमें बेसाल्ट एवं ग्रेवो प्रमुख है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीफे, यह पृथ्वी की तीसरी परत है जिसमें निफेल एवं फेरस पाया जाता है। अभिनव मत के बारे में देखें तो भूकंपीय लहरों से व्यवहार के आधार पर पृथ्वी के 3 स्तरों में बांटा जाता है। इसमें हम लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। आंतरिक कोर है पृथ्वी की परतें, फिर बाह्य कोर, निचली मेटल और ऊपरी मेटल, फिर पर क्रस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूपटल के बारे में। तो यह पृथ्वी की बाहरी भाग है जिसकी औसत मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है। नेक्स्ट फैक्ट है, महाद्वीपीय भूपटल नीस एवं ग्रेनाइट का बना है जबकि महासागरीय भूपटल बेसाल्ट चट्टानों का बना है। नेक्स्ट है, भूकंपीय लहरों का गति के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है, ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के मध्य कोनार्ड असमर्थता पाई जाती है। क्रस्ट तथा मेंटल का संपर्क मंडल मोनोरोबिक कहलाता है। नेक्स्ट है, मेटल के बारे में हम लोग देखें तो भूपृष्ठ के आधार और क्रोड के बीच का संचरण मेटल कहलाता है। इसकी गहराई 200 से 2900 किलोमीटर के बीच है। मेटल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, निचला मेटल, दूसरा ऊपरी मेटल या दुर्बलता मंडल। स्टेनोस्फीयर के बारे में हम लोग देखते हैं। दुर्बलता मंडल का निचला भाग ठोस है लेकिन ऊपरी भाग प्लास्टिक है और आंशिक गलन अवस्था में है। भूकंपीय लहरों के वेग इस मंडल को कम हो जाता है, इसलिए इसे न्यूनतम वेग मंडल कहते हैं। ऊपरी और निचले मेटल के बीच रेपेटी असमर्थता पाई जाती है। कोर के बारे में हम लोग देखें तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें सघन लोहा निकेल मिश्रण नीफे होता है जिसका तापमान 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है। नेक्स्ट है, मेटल एवं कोर सीमा को गुटेनबर्ग असमर्थता कहते हैं। इससे लेकर पृथ्वी के केंद्र तक को 2 उपभाग में बांटा जाता है, पहला बाह्य क्रोड, दूसरा आंतरिक क्रोड। पहला हम लोग देखें। नेक्स्ट है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच पाई जाने वाली असमर्थता को लैमैन असमर्थता कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे समस्त पृथ्वी एवं भूपटल के तत्व के बारे में। तो ऑक्सीजन ये तत्व है, ये इसका ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, मैग्नीशियम 2%। लोहा के बारे में देखें समस्त पृथ्वी में तो यह 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकल 2.4%, गंधक 1.9%। अब हम लोग चट्टान के बारे में देखें तो पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है, चाहे वह चीका की तरह मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट के भांति कठोर हो। चट्टानों की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक सेल में 1 से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण रहता है। चट्टानों का वर्गीकरण देखें तो चट्टानों का निर्माण के आधार पर 3 वर्गों में रखा जाता है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा से जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात होता है।
नेक्स्ट है ये रवेदार और कठोर एवं परत विहीन होती है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, डायोराइट, पीच स्टोन, प्यूमिस, पेग्माटाइट आदि। नेक्स्ट है मूल्यवान खनिज जैसे लौह, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, सीसा, निकल आदि आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान बैथोलिक, धरातल के नीचे काफ़ी खड़े ढाल वाले गुंबदाकार के रूप में विशाल लावा के जमाव को बैथोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकोलिथ, धरातल के अंदर परतदार चट्टानों की परतों के बीच लावा के गुंबदकार जमाव से विकसित संरचना लोकोलिथ कहलाता है। फैकोलिथ, यह भूमि के अंदर लावा का लहरदार अपनति और अभिनति जमाव होता है। लोपोलिथ, धरातल के भीतर किसी बेसिन में मैग्मा के तस्तरी नुमा जमाव से विकसित संरचना को लोपोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट है सील एवं सीट। सील एवं सीट का निर्माण अत्यधिक तरल बेसाल्टिक मैग्मा के क्षैतिज जमाव से होता है। सीट की मोटाई सील से कम होती है। डाइक, लावा के बाहर निकलते समय जब मार्ग में अवसादी चट्टाने के बीच एक लंबवत दीवार के रूप में जम जाता है तो वह डाइक कहलाता है। नेक्स्ट है स्टॉक, छोटे आकार के बैथोलिथ जो गुंबदाकार के रूप में पाए जाते हैं स्टॉक कहलाते हैं। यहाँ हम लोग अभ्यंतरिक स्थलाकृति हम लोग देख सकते हैं। सील, लेपोलिथ, डाइक है, सीज है, आश्रित शंकु है, ज्वालामुखी यहाँ पे है, फिर लावा के प्रवाह के बना पठार ऐसा हो जाता है। फोटोलिथिक, लोकोलिथ हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें अवसादी चट्टाने के बारे में। तो अपरदन की प्रक्रिया द्वारा पूर्व विद्यमान शैलों अथवा जैविक स्रोतों के प्राप्त पदार्थों से बनी शैलें अवसादी शैल चट्टाने कहलाती है। नेक्स्ट है इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ये संपूर्ण भूपृष्ठ पर 75% भाग पर पाई जाती है। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूपांतरित चट्टाने के बारे में। तो रूपांतरित चट्टाने आग्नेय और अवसादी शैल जो प्रायः वलन, अभ्रसन और पर्वत निर्माण काल में ऊष्मा और दाब के प्रयुक्त होने से उसमें यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन से बनी होती है। उदाहरण स्लेट, सीट, क्वार्टजाइट, संगमरमर, नीस आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मूल चट्टान बेसाल्ट, एम्फिबोलाइट, बेसाल्ट शिस्ट, ग्रेनाइट, नीस, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, सेल, स्लेट, फाइलाइट, शिस्ट, ग्रेवो, सरपेंटाइन। भूकंप के बारे में अब हम लोग देखें तो भूकंप है भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण के समस्थिति में क्षणिक अवस्था में होने पर उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। उद्गम केंद्र है, धरातल है, अभिकेंद्र है, धरातल और भूकंप तरंगे होती हैं। तो हम लोग देखें भूकंप के प्रमुख शब्दावली। भूकंप मूल होता है भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ आविर्भाव होता है, मतलब जहाँ सबसे पहले कंपन होता है। अधिकेंद्र वह होता है जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप लहरों का अनुभव होता है। समभूकंपीय रेखा भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता को खींची जाने वाली रेखाएं हैं। भूकंप मापी भूकंप तरंगों को मापने का यंत्र होता है। भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी भूकंप का विज्ञान है। भूकंप होने के कारण हम लोग देख सकते हैं भूकंप के कारण प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों ही हो सकते हैं। पहला ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा भूपटल भ्रंश, वलय और भ्रंशन, तीसरा आंतरिक गैसों का फैलाव, चौथा भू संतुलन में अव्यवस्था, पांचवा भूपटल में सिकुड़न, छठा प्लेट विवर्तनिक, सातवां मानव जनित कारक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूकंपीय लहरें। जब भूकंप केंद्र से भूकंप शुरू होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती है तथा सर्वप्रथम भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचती है। भूकंपीय लहरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ये हम लोग देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। तो प्राथमिक लहरें है पी वेव्स। इन लहरों की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच होती है। चूँकि इनकी गति सबसे अधिक होती है, ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ये तरंगे ध्वनि के समान होती है और ये ठोस, द्रव, गैसीय पदार्थ में यात्रा कर सकती हैं। दूसरा द्वितीय लहरें, यह लहरें प्रकाश के तरंग के समान होती हैं। इनको अणुओं की गति समकोण पर होती है। इन्हें द्वितीयक लहर भी कहते हैं क्योंकि यह प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती है। यह तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती है, इसलिए सागरों में ये लुप्त हो जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं धरातलीय लहरें के बारे में। तो इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। इसका वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें
इनकी लहरें एल वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका भ्रमण समय से अधिक होता है तथा ये सर्वाधिक दूरी तय करती है। अब हम लोग देखते हैं भूकंप की तीव्रता के बारे में। तो भूकंप को मापने के 2 पैमाने होते हैं। पहला है रिएक्टर पैमाना। यह भूकंप के समय मुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन पर आधारित है। इस पैमाने पर भूकंप के वेग में एक अंक वृद्धि 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करती है। दूसरा मर्केली पैमाना। इसमें भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है। इस पैमाने का उपयोग अब नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूकंप का वितरण। तो भूकंप की विश्व में 3 प्रमुख मेखलाएँ पाई जाती हैं। ये हैं, पहला प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। विश्व के लगभग 66% भूकंप इस पेटी में विद्यमान है, इसलिए इसे अग्निविलय रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सर्वाधिक विस्तार की प्रबल भूकंप क्रियाएँ अभिसारी प्लेट सीमाओं पर स्थित है। यह पेटी पश्चिम अलास्का से क्यूराइल, जापान, मेरियाना और फिलिपाइन खाई तक है तथा चिली, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटीय भाग सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ विश्व के 21% भूकंप आते हैं। पेरिनीज, आल्प्स, काकेकस, हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ, पूर्वी द्वीप समूह की श्रेणियाँ इन्हीं मेखला में आती है। भारत के भूकंप क्षेत्र की इसी पेटी का हिस्सा है। नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक पेटी। यह मेखला अटलांटिक की कटकों तथा कई द्वीपों के निकट मध्य महासागरीय कटकों के सहारे फैली हुई है। भूकंप आने का मुख्य कारण सागर तट प्रसरण है। यह मेखला स्पिट्सबेर्जेन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर बोवेट द्वीप के साथ विस्तृत है। हम लोग सुनामी के बारे में देखें, अतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों की सुनामी कहते हैं। यह लहरें सागरीय तटों पर भारी विनाश करती है। इनकी गति 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। गहरे सागरों में सुनामी लहरें की लंबाई सर्वाधिक होती है, परंतु सागर तट की ओर जाने पर कम होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के भूकंपीय क्षेत्र। क्षेत्र 1 में प्रबलता तीव्रता 5 तथा कमजोर होती है। क्षेत्र 2 प्रबलता तीव्रता और क्षेत्र 6 प्रबल होती हैं। क्षेत्र 3 में प्रबलता तीव्रता और 7 अत्यधिक प्रबल और क्षेत्र 4 में प्रबलता तीव्रता और 8 विनाशकारी। क्षेत्र 5 प्रबलता तीव्रता 8 से अधिक आपदाकारी होती है। ये तो भूकंप का हुआ। अब हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा और ज्वालामुखी गैस, भाप और तापखंड में पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी के अंग देखें तो ज्वालामुखी शंकु। जब लावा और अन्य पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ जमा होने लगते हैं तब ज्वालामुखी शंकु बनते हैं। इसे हम लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ज्वालामुखी छिद्र के बारे में देखें तो ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। ज्वालामुखी नली छिद्र के संबंध के धरातल के नीचे एक पतली नली होता है जिसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। ज्वालामुखी का मुख देखें। जब ज्वालामुखी का छिद्र बड़ा होता है तब उसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ गैसें। ज्वालामुखी उद्भेदन में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। अन्य गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठोस। जब कोई उद्भेदन विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ होता है तो उससे निष्कासित ठोस पदार्थ को ट्रेफा कहलाता है। इसमें स्थानीय सेल के खंड, ज्वालामुखी बम, स्कोरिया, लैपिली, वेसरिया, धूल और राख के कण सम्मिलित रहते हैं। लावा के बारे में देखें तो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर पहुँच कर जम जाता है तो उसे लावा कहते हैं। लावा सिलिका की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। एसिड लावा। यह लावा की सिलिका की मात्रा अधिक होती है। यह तीव्रता से जमता और अधिक दूरी पर प्रभावित नहीं हो पाता है। दूसरा है बेसिक लावा। इसमें सिलिका की कमी होती है। यह ठोस होने से पूर्व अधिक दूरी तक प्रभावित होता है। ज्वालामुखी के प्रकार देखें। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैसें, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखें। किलाउ, हवाई द्वीप अमेरिका, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट इरेबस अटलांटिक, बैरन द्वीप अंडमान, ओजेल डेन सेलाडो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्राम्बोली लेपारी द्वीप माउंट एटना सिसिली और इटली में है। मोना लोबा हवाई द्वीप है। प्रस्तुत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिसके निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उनकी संभावना बनी हुई है प्रस्तुत ज्वालामुखी कहलाते हैं। उदाहरण देखें वेसुवियस इटली, फिजियामा जापान, क्राटोक्टाओ इंडोनेशिया, नारकोडम अंडमान निकोबार द्वीप। तीसरा है शांत ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है और जब मुख में जल आदि भर जाता है तो उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण पोपा म्यांमार, एकांकागुआ एंडीज पर्वत, किलिमंजारो तंजानिया, कोह सुल्तान और देवबंद ईरान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उद्गार के अनुरूप गीजर और उष्ण स्रोत भूमि के एक छिद्र से होकर भूमिगत जल स्रोत के से वाष्प और अति उष्ण जल का प्रचंड निकास गीजर कहलाता है। उदाहरण येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का ओल्ड फेथफुल है। उष्ण स्रोत से वाष्प तथा जल निरंतर निकलता रहता है, जैसे पूगा लद्दाख में है, राजगीर बिहार, सोना हरियाणा आदि में है। दुआरे के बारे में देखें तो ऐसी चीज़ें जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकलती रहती है दुआरे कहलाता है। दुआरे ज्वालामुखी की सक्रियता की अंतिम लक्षण माने जाते हैं। उदाहरण कोह सुल्तान दुआरा ईरान में है, हवाई द्वीप का दुआरा आदि है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ज्वालामुखी का विश्व में वितरण देखें तो परिप्रशांत मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, तीसरा मध्य अंध महासागरीय मेखला, अपसारी प्लेट सीमा, मध्य अटलांटिक बेल्ट। पर्वत के बारे में देखें तो पर्वत स्थल रूप से द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच है। भूमि का एक ऐसा भाग जो निकट के धरातल से अत्यधिक ऊंचाई में उठा हो या अकेले ऊंचा हो अथवा श्रेणी में श्रृंखला में हो तो पर्वत कहलाता है। कुछ भूगोलविद 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई की पर्वत की संज्ञा देते हैं और उसके नीचे उठे भाग को पहाड़ियाँ की संज्ञा देते हैं। प्रवर्तन प्रक्रमों की समूह जिनके द्वारा सामूहिक रूप से पर्वत क्रम का निर्माण होता है उसे प्रवर्तन कहते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का निम्न रूप से विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है बलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों को मोड़ या वलय पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या बलित पर्वत कहते हैं। इसका निर्माण भूसंततियों में होता है जिसे पर्वतों का पालना कहते हैं। यह विश्व के प्रमुख पर्वत तंत्र है तथा सबसे युवा पर्वत है। उदाहरण यूरोप में आल्प्स, एशिया में हिमालय, अफ्रीका में एटलस, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, उत्तरी अमेरिका का रॉकी। दूसरा है खंड पर्वत ब्लॉक माउंटेन्स। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल पर विकसित दो समांतर भ्रंशों के भ्रंशतलों के सहारे उत्कृष्ट स्थल खंड भ्रंशों के पर्वत के रूप में विकसित होते हैं। उदाहरण फ्रांस के वास्जेज, कैलिफोर्निया में सियारा नेवादा, पाकिस्तान में साल्ट रेंज, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में। लावा और पायरोक्लास्टिक पदार्थों के निष्कासन से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। यदि ये लंबे समय तक जारी रहते हैं तो इनके अति विशाल ज्वालामुखी अंबार बन जाता है। उदाहरण अफ्रीका में किलिमंजारो, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रेनियन हुंड और संस्था, जापान में फिजियामा, इक्वाडोर का कोटोपेक्सी, चिली का एकांकागुआ। चौथा है गुंबदाकार पर्वत डोम्ड माउंटेन। जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबदानुमा पर्वत कहा जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक पहाड़ियाँ, सिनसिनाटी उभार और हेनरी पर्वत। अवशिष्ट पर्वत रेसिड्यूअल माउंटेन्स के बारे में देखें तो वह पर्वत जो एक लंबे समय अंतराल में अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा काट छाट के बनते हैं अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण तो भारत में विंध्याचल, अरावली, सतपुरा है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला माउंट किलिमंजारो है। माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो यूरोप में स्थित है। व्हाइट पर्वत कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं एंडीज 7000 किलोमीटर, रॉकी 4800 किलोमीटर एवं हिमालय 2500 किलोमीटर। मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर नीतल के आधार पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया में विस्तृत है। नेक्स्ट है अफ्रीका का एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया में विस्तृत है। स्ट्राबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे।
अब हम लोग पठार के बारे में देखें तो पठार धरातल पर स्थित सपाट शीर्ष, मंद ढाल और विस्तृत आधार वाले स्थल रूप होते हैं। पठार कभी कभी मैदानी से नीचे होते हैं, जैसे पिडमांट पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। पर्वतों से ऊंचे भी होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार 5000 मीटर, जो संसार का सर्वोच्च पठार है। विश्व के प्रमुख पठार है ओजांग पठार यूएसए, अंतोलिया पठार तुर्की, सान पठार म्यांमार, अबिसिनिया पठार इथोपिया, मेसेटा पठार स्पेन, अलाइबेरिया प्रायद्वीप, चियापास पठार मैक्सिको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोटा ग्रासो पठार ब्राज़ील, ग्रेट बेसिन का पठार यूएसए, तिब्बत का पठार तिब्बत, पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना, ब्राज़ील पठार ब्राज़ील, कोलंबिया पठार यूएसए, कोरात पठार थाईलैंड, पोतवार पठार पाकिस्तान, गुयाना पठार वेनेजुएला गुयाना, पिडमांट पठार यूएसए, अलास्का यूक्रेन पठार यूएसए, बोलोविया का पठार बोलोविया, प्रायद्वीपीय पठार भारत, मध्य साइबेरिया पठार रूस है। अब हम लोग मैदान के बात में देखते हैं तो मैदान सपाट भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र होता है अथवा बिना उन्नत पहाड़ियाँ वाला धीमी तरंगित धरातल अथवा अनति का क्षेत्र होता है। मैदान में तटीय तथा आंतरिक मैदानों को ही सम्मिलित किया जाता है। प्रमुख मैदान के बारे में देखें तो विश्व के मैदान है भारत का विशाल मैदान अवसादी जमाव प्रक्रिया से, हंगरी का मैदान रचनात्मक मैदान, फ्लोरिडा का मैदान कास्ट मैदान, रूसी प्लेटफॉर्म उत्कृष्ट मैदान, कच्छ का मैदान उत्कृष्ट मैदान है। नेक्स्ट है ग्रेट प्लेस यूएसए निर्गमन, युगोस्लाविया का मैदान क्रास्ट मैदान, उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान लोयास मैदान, लद्दाख का मैदान हिमानीकृत मैदान, कश्मीर का मैदान झीलकृत मैदान, पेरिस बेसिन संप्राय मैदान। झील की बात देखें तो विश्व की प्रमुख झीलें देखते हैं कैस्पियन सागर रूस कजाकिस्तान, विक्टोरिया झील केन्या युगांडा एवं तंजानिया, ग्रेट बियर झील कनाडा, टोरेंस झील ऑस्ट्रेलिया, सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, टंगानिया झील तंजानिया जेरो एवं जाम्बिया, बैकाल झील रूस, विनिपेग झील कनाडा, टिटिकाका झील पेरू और बोलिवालिया, जिनेवा झील स्विट्जरलैंड, रेंडियर झील कनाडा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी कुल का झील किंगिस्तान, ग्रेट स्लेट झील कनाडा, न्यासा झील मलाबी झील तंजानिया मोजाम्बिक एवं मलाबी, लोपनोर झील चीन, टोसो सिकुरु झील तिब्बत का पठार, हुरन झील संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, बोल्टा झील घाना, अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, रुडोल्फ झील केन्या, हुवर झील संयुक्त राज्य अमेरिका, कंझामी झील चीन। द्वीप के बारे में हम लोग देखें तो विश्व के प्रमुख द्वीप है ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर है, न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर, मेडागास्कर हिंद महासागर, बोर्नियो हिंद महासागर, बेफिन द्वीप उत्तरी द्वीप महासागर, सुमात्रा हिंद महासागर, होन्सु उत्तर प्रदेश प्रशांत महासागर उत्तर पश्चिम ब्रिटेन उत्तरी अटलांटिक महासागर, सेलिबेज हिंद महासागर, विक्टोरिया द्वीप उत्तरी आर्कटिक महासागर, एल सेमरे द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, जावा द्वीप हिंद महासागर, उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, तस्मानिया दक्षिण प्रशांत महासागर, श्रीलंका हिंद महासागर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। नदियाँ अपर्दन परिवहन और निक्षेपण क्रिया करती है। नदियों द्वारा उत्पन्न स्थल रूप इस प्रकार है गॉर्ज एवं कैनियन। दूसरा जलप्रपात। गॉर्ज और कैनियन नदी के लंबवत कटाव क्रिया से भी आकार की घाटी गॉर्ज एवं कैनियन के रूप में विकसित होती है, जैसे कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन। दूसरा जलप्रपात। जब नदियों का जल ऊंचाई के से खड़े ढाल के अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जब कठोर सैलों का ढाल नदी के साथ होता है तो उसे क्षिप्रिका बनती है। अब हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात। एंजल संसार का 989 सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। करेनू नदी वेनेजुएला में। ब्राउनी 836 मीटर है न्यूजीलैंड में। यामसेमाइट 739 कैलिफोर्निया। सदरलैंड 580 मीटर न्यूजीलैंड में। नियाग्रा 51 मीटर यूएसए और कनाडा। विक्टोरिया 108 मीटर। जैम्बेंजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे। टुगेला 948 दक्षिण अफ्रीका। मुल्डोमाहा 250 मीटर। ओरेगन
यूएसए में जोग 253, भारत ग्रैंड प्रपात 180, लेब्राडोर कनाडा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है थ्री सिस्टर 914, पेरू में, टकाकू 400 मीटर, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। तीसरा है जल ग्रथिका, नदी के प्रवाह मार्ग से जल दबाव और घर्षण क्रिया के ग्रथों का विकास होता है, जिसे जल ग्रथिका कहते हैं। जलोढ़ पंख, नदियों द्वारा पर्वतों के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण और आकृति में पंख के समान होता है, तो जलोढ़ पंख कहलाता है। नेक्स्ट है नदी वेदिका, नदी घाटी के दोनों ओर नपोमेस के कारण विकसित सोपानी संरचना। छठा है नदी विसर्प, नदियों के अंतिम प्रौढ़ावस्था मार्ग में अवरोध के कारण विकसित नदियों के घुमावदार मार्ग। सातवां तटबंध, नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंध जो कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं। क्षारण झील, जब नदियाँ अपने विसर्प को त्याग कर सीधे प्रभावित होने लगती हैं, तब नदिया का विसर्प या अवशिष्ट भाग क्षारण या गोखुर झील कहलाता है। डेल्टा, नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसादों को जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर में डेल्टा जैसा विकसित स्थल रूपी डेल्टा कहलाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हम लोग देखते हैं हिम नदी स्थलाकृति के बारे में। तो ये पहला है यू आकार की घाटी। हिम नदी अपने प्रवाह मार्ग में किसी नदी निर्मित घाटी में अवघर्षण द्वारा यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देती है। दूसरा लटकती घाटी, हिम नदी का सहायक घाटी को लटकती घाटी कहा जाता है। तीसरा है सर्क। सर्क एक फ्रेंच शब्द है जिसे ढालू शीर्ष व ढालू पार्श्व दीवारों वाले एक आराम कुर्सी के आकार के अवनमन के चारों ओर घिरे हिम नदी अपवर्तित शैल के लिए व्यापक रूप से अपना लिया गया है। श्रृंग, हिमानी नेत्र के हिमनद के अपरदन से विकसित होने वाली पिरामिडनुमा चोटी को श्रृंग कहते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत का मैटरहॉर्न। पाँचवा है एरिड, किसी पहाड़ी के दोनों ओर सर्क के विकास क्रम में बनने वाले दांतेदार आरी के समान स्थल रूप को एरिड कहते हैं। छठा है कोल, एक पर्वतीय दर्रा जो एक घाटी को दूसरे से मिलाता है। सातवां नूनाटक, हिम क्षेत्र में हिम के ऊपर निकली हुई चोटियों को नूनाटक कहा जाता है। आठवां एस्कर, हिमानी क्षेत्र में हिमोडों के जमाव से विकसित होने वाले भेड़नुमा स्थल रूपा एस्कर कहा जाता है। नौवां है ड्रेमलिन, या भूमि हिमोड द्वारा निर्मित गोल टीके वाली पहाड़ियाँ होती हैं जिनकी आकृति उल्टी नाव के समान होती है। 10वां क्रेम, हिम अग्र के समक्ष जमा अति प्रवण जलोढ़ शंकु को क्रेम कहा जाता है। 11 फियोर्ड, यह सागर में डूबी हुई हिम नदी आकृति है जो लंबे ढालू पार्श्वीय तटीय प्रवेश मार्ग होते हैं जो सागर में निकट पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान नदी प्रणाली में तीव्र हिमनद के कारण विकसित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायु स्थलाकृतियाँ। ज्यूगेन, कोमल पदार्थों के अधोगलन स्तंभ के रूप में अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर ज्यूगेन कहलाता है। दूसरा वाताग्रत, गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अप्रवाह क्रिया के विकसित होने वाले ग्रत वाताग्रत कहलाते हैं। तीसरा इंसेलबर्ग, उच्च पर्वतस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट शैल के अपरदन के कारण गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेम्बलबर्ग कहलाते हैं। चौथा है छत्रक शिला या गारा, मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड अपरदन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, इसे छत्रक शिला कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यारडंग अति प्रवण गहराई में अपोर्दन प्रणाली शैल कटक होती है जो एक दूसरे को कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा स्तंभ की होती है। छठा है भूस्तंभ, वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भूस्तंभ कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोयस, मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाए गए महीन कणों को बृहद जमाव को लोहस कहते हैं। बरखान, शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भौम जल स्थलाकृतियाँ। काष्ठ गुफा, चूना पत्थर चट्टानी क्षेत्र में चूना के विलीन क्रिया द्वारा विकसित गुफा को काष्ठ गुफा कहते हैं। दूसरा है स्टेलेकाइट्स और स्टेलेलेग्माइट, चूना के विलीन क्रिया से क्राफ्ट गुफा में विकसित आकाशीय स्तंभ को स्टेलेकाइट्स तथा धरातलीय स्तंभ को स्टेलेलाइमाइट्स कहा जाता है। तीसरा है युवाला, चूना पत्थर क्षेत्र में एक बृहद धरातल धसाव को युवाला कहते हैं।
नेक्स्ट है वोजले पोलजे। जब कोई उबाला मिल जाते हैं तो अत्यंत विशाल खाया बनती है जिसे पोलजे कहा जाता है। 5वां लैपिस चूना पत्थर क्षेत्र में जल के विलयन क्रिया से विकसित शिखरियाओं को लैपिस कहा जाता है। घोल रुद्र चूना पत्थर में एक बेलनाकार छिद्र दशावग्रस्त रुद्र कहलाता है। 7वां डोलालाइट। जब गोल रुद्र निरंतर गोल होते रहने के कारण बड़े धसाओं के रूप में बड़े हो जाते हैं जिसे डोलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तटीय स्थलाकृतियाँ, जिसमें पहला है तटीय किल्प। सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा होता है तो उसे तटीय भृगु या किल्प कहा जाता है। दूसरा तटीय कंदरा। सागरीय तरंगों के अपर्दन क्रिया से विकसित चट्टानी खो को कंदरा कहते हैं। तीसरा है स्टैक। प्राकृतिक मेहराव को ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्री जल के बीच एक स्तंभ की भांति खड़ा रहता है जिसे स्टैक कहा जाता है। पुलिन। तटवर्ती क्षेत्रों में सागरीय तरंगों के अपर्दन से प्राप्त रेतों के जमाव से विकसित बालुकामय मैदान को पुलिन कहते हैं। 5वां ट्रेम्बलो। तट के किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को ट्रेम्बलो कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन ले ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।